विनम्र निवेदन है माननीय राष्ट्रपति जी से और देश की प्रथम महिला श्रद्धा कोविंद जी से कृपया पधारें और इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। साथ में प्रार्थना है मंच के आदि खड़े विशिष्ट प्रतिनिधियों का उनका साथ है और इस प्रोग्राम धन्यवाद महोदय। दीप प्रज्वलन करने के लिए अब मैं सांस्कृतिक मंच से अनुरोध करता हूं कि परंपरागत गीत द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। कृपया शुरू करें। इस सुंदर नृत्य प्रदर्शन के लिए नृत्य मंच
जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में सर्वाधिक वनवासी पंच रहते हैं। इनकी संख्या संपूर्ण आबादी के 20% के आसपास है। यहाँ के करीब 660 गाँव में आदिवासियों की 13 प्रजातियां रहती हैं। इसी तरह मैं आपका आमंत्रित करता हूँ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामचंद्र खिलाड़ी जी से स्वागत भाषण के लिए। माननीय खिलाड़ी जी, कुंज आश्रम गादीग्राम चौकी के इस नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण व वनवासी समाज के समागम समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद, राष्ट्रपति भारत गणराज्य, माननीय श्रीमती स्मिता जी कोविंद, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री राम सकल जी सांसद राज्यसभा, पंडाल में उपस्थित जनजाति समाज के समस्त सम्मानीय भाइयों और बहनों, पुलिस प्रशासन, विशेष सुरक्षा अधिकारीगण, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा समर्पण संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जनजाति समाज आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे देश के अभिभावक और कल्याण आश्रम के अभिभावक हमें सुनने हमारे अतिथि के रूप में पधारे हैं। समय की सीमा पर मुझे याद है कुछ समय सीमा, देश की सीमा और वनवासियों के दर्द सहन करने की सीमा और बढ़ने की सीमा गंभीरता पर स्मरण हो आता है गुरु का मार्गदर्शन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस वनवासियों का धर्म चक्र अंग्रेजों द्वारा 1894 और 1930 के वन अधिनियम से शुरू हुआ था। जो वनवासी हजारों वर्षों से जब अपने घर पर बैठे थे, उनको अपने घर में अतिक्रमित और अपराधी घोषित कर दिया। इसका इतना लंबा समय 112 वर्ष तक, आजाद भारत के 60 वर्ष तक वन विभाग और अन्य अधिकारियों का ये उत्पीड़न सहन करते रहे। आज आजादी के बाद में सन 2000 में भारत सरकार को ये प्रस्ताव लेना पड़ा और इस ऐतिहासिक भूल के भारत के वनवासियों से माफी मांगनी पड़ी कि हमने आपको अपने ही घर में अपराधी घोषित कर रखा था। लेकिन दुर्भाग्य है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी आज तक वन अधिकार, विशेषकर सामूहिक
जनजाति समाज विकास के नाम पर इस समय देश के अन्य समाजों के मुकाबले हाशिए पर है और माननीय राज्यपालों के माध्यम से आपको विशेष अधिकार, विशेष सुविधा देने के लिए सक्षम है और इनके माननीय राज्यपालों की मीटिंग में अधिक से अधिक उनको सेंसिटाइज करके और इस समाज को लाभान्वित करेंगे। दूसरा संकट इस समाज में तब आया 1950 में भारतीय संविधान के संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया। उस समय और बाबू जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपने आरक्षण के कानून में मॉडिफिकेशन में नीचे एक नोट लगवाया कि अनुसूचित जाति का जो भाई हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू और सिख धर्म को छोड़कर जाएगा उस आरक्षण से वंचित हो जाएगा। लेकिन जनजाति समाज इन्हीं कारणों से ये बात नहीं उठा पाया और आज धर्मांतरित लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में 1967 में स्वर्गीय डॉक्टर कार्तिक गोराव ने भारतीय संसद के अंदर धर्मांतरित लोगों को जनजाति आरक्षण से बाहर करने के लिए भारतीय संसद के 348 सांसदों की सहमति ली। लेकिन दुर्भाग्य था कि उस समय भारतीय संसद भंग हो जाने से वो उपलब्धि नहीं हो पाई। उसके बाद भी कल्याण आश्रम में 2009 में पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया और 27 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके धर्मांतरित लोगों को जनजाति की सूची से अलग करने की मांग की थी। अभी तक इस यात्रा में हम कहाँ तक पहुंचे हैं ये आप भी जान सकते हैं। आप संवेदनशील हैं। आज अराष्ट्रीय तत्व जनजातियों को दिए जाने वाले अधिकारों को समय पर क्रियान्वित नहीं होने से जनजाति समाज को भ्रमित करके रहेगा हिंदू नहीं, जबकि जनजाति समाज के 73 युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ अपनी संस्कृति को, जंगल, जमीन और धन को बचाने के लिए किए थे और उसमें हजारों जनजातियों के भाई शहादत को प्राप्त हुए। उस समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कठिन समय में 1952 से अखिल भारतीय राष्ट्र कल्याण परिषद पूरे देश में और पड़ोसी देश नेपाल में भी हम जनजातियों की संस्कृति बचाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए 20,000 से अधिक प्रकल्प चला रहे हैं। और आज इस स्थिति में हम सब सेवाकुंड आश्रम में यहाँ आप सभी हमारे संरक्षक हमको सुनने आए हैं और सुन करके और हमारी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कल्याण आश्रम जनजाति समाज के अस्तित्व, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार और उनकी अस्मिता, उनकी मूल संस्कृति को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संरक्षित करने के लिए उनके साथ खड़ा है और उनके दुख दर्द में उनके साथ है। और मैं जनजाति समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों से निवेदन करूंगा कि संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा सजग रहें और संवैधानिक मार्ग को अपनाएं, अपनी मूल संस्कृति को किसी तरह से इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हो। हम सब इस देश के, हिंदुस्तान के निवासी हैं और भारतीय संस्कृति में करोड़ों तरह की पूजा पद्धति है और हम सब सनातन धर्म के अंग हैं। आज कल्याण आश्रम देशव्यापी जनजाति युवाओं का आपसे ये समागम करवा रहा है। होने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ।
और राष्ट्र की मुखिया माननीय राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ कि आपने इस संस्थान का शुभारंभ किया था और सांसद रहते हुए आपने बहुत बड़ा सहयोग किया था। उसका कारण, उसकी वजह से आज ये जनजातीय समाज एक तार जुड़े हैं और धर्म और संस्कृति के लिए उसकी सुरक्षा के लिए तैयार है और आप इससे अपेक्षा लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथि, जनजातीय समाज के सभी उपस्थित भाइयों बहनों और कल्याण आश्रम और समर्पण सेवा के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया और हमारे भारत की सरकार और उनकी मुखियाओं की कृपा दृष्टि में ला करके और इस अभियान को और तेज करने के लिए बहुत बड़ा मिलकर कदम स्थापित किया है। पुनः मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का, वो भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को स्मृति प्रदान कर सम्मान करें। एक बार और आग्रह है कि देश की प्रथम महिला माननीय सरिता कोविंद जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। धन्यवाद खड़गे जी। अब हमारा विनम्र निवेदन है भारत के राष्ट्रपति जी से आश्रम में नवनिर्मित एक राष्ट्रीय विद्यालय भवन तथा 200 छात्रों के लिए छात्रावास भवन का अपने कार्यक्रमों द्वारा लोकार्पण करें। यह भवन भारत सरकार की संस्था NTPC के द्वारा बनवाया गया है। भैया जी की प्रेरणा से सेवाकुंज आश्रम की स्थापना जनवरी 2000 में उत्तर प्रदेश के आखिरी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी भवन अति पिछड़े विकास खंड में 20 एकड़ भूखंड लेकर सिर्फ शिक्षा प्रकल्प की स्थापना हुई है। आज हमारा सहयोग 35 एकड़ में फैल चुका है। तब से हमारी गतिविधियों का निरंतर विस्तार हुआ। अब यह आश्रम गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी
के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूरा भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, वंदे वंदे वंदे। वनवासी कल्याण आश्रम के संरक्षण में प्रदेश के इस दूरस्थ आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र में नवनिर्मित विद्यालय और छात्रावास के आज लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सरिता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कार्यक्रम के स्वास्थ्य माननीय सांसद श्री राम शपथ जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम श्रीमान रामचंद्र खराड़ी जी, कार्यक्रम के संयोजक विमान कुमार सिंह जी, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में इस भाइयों बहनों, यहाँ के लोकप्रिय सांसद पकौड़ीलाल जी, अन्य सभी मान्य विधायकगण, पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का इस दूरस्थ आकांक्षात्मक जनपद में आगमन हृदय स्वागत करता हूं और करता हूं। हमारे लिए इस गर्व और सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। ये जनपद सोनभद्र, जहां पर प्रदेश की आधी वनवासी आबादी निवास करती है, उन वनवासियों गिरवासियों के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी पहले से ही सक्रिय रूप से सहभागी बने रहे हैं और आज जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश को उनका नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में उनका एक बार फिर से सोनभद्र की इस धरती पर आकर वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में नवनिर्मित छात्रावास और विद्यालय भवन के उद्घाटन का एक कार्यक्रम
अपने आप में ही वनवासी समाज के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन की लहर पैदा कर रहा है। मैं इस अवसर पर सोनभद्र की जनता की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर एक नई भूमिका के साथ आया है। कल आपने देखा होगा दुनिया के 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री जी का जो संवाद था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने स्वयं इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया कि वैश्विक मंच पर भारत ने कोविड प्रबंधन, कोरोना के प्रबंधन के साथ ही वैक्सीन देकर के विश्व मानवता के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह वास्तव में भारत आदिकाल से इस प्रकार का नेतृत्व करता रहा है। ये सम्मान जो अब प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश को प्राप्त हो रहा है, ये सम्मान भारत की 135 करोड़ आबादी का सम्मान है। लेकिन केवल एक वैश्विक मंच पर ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर भी गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, वनवासियों को, गिरिवासियों को, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को, अति पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़कर शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी तक उन तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य विगत 6 वर्षों के अंदर हुआ है, ये आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र उससे साक्षात लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया है। मैं बधाई देता हूं सोनभद्र वासियों को। आज राष्ट्रपति जी की उपस्थिति इस आकांक्षात्मक जनपद को विकसित जनपद के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनने जा रहा है। मुझे आप सबको बताते प्रसन्नता है, आपके जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, विधायकों के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से राज्य सरकार एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी आपके सोनभद्र जनपद में करने जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, जब हम लोग आए थे इस जिले में, बिंदु क्षेत्र के 2 जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र हर बार जनवरी से लेकर के मध्य जुलाई तक पेयजल के संकट से जूझते थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उनके विजन के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल के भाव के साथ हर गांव तक और हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराने के कार्य को भी हम सोनभद्र के अंदर भी प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा प्रयास है इस साल के अंत तक ज्यादातर गांव में पेयजल उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा और बाकी बचे हुए गांव को अगले 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति देकर के आदि से अधिक समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी आदि से अधिक समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे। ये जो कार्य आ रहे हैं, गरीबों को मकान देने का काम, घर घर बिजली का काम, हर घर पेयजल की योजना का काम, स्वास्थ्य की सुविधा हर गरीब को मिले इसका लाभ, हर नौजवान को रोजगार देने का कार्य, हर खेत को पानी देने का कार्य, यह न केवल लोक कल्याणकारी योजना को आगे बढ़ाने का बल्कि
हर व्यक्ति की आय को कई गुना बढ़ाने और आकांक्षात्मक जनपद को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और आज उसका प्रभाव सोनभद्र जैसे जनपदों में भी देखने को मिला है। कहीं आईटीआई खोले जा रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक खोले जा रहे हैं, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है और उसी श्रृंखला में आज सेवाकुंज आश्रम कारीडांड चपकी में ये विशाल वनवासी समागम का एक कार्यक्रम, वनवासी कल्याण आश्रम जो 1952 से लगातार वनवासी बंधुओं के बीच में कार्य कर रहा है, वनवासी बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। यह कार्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। लाखों वनवासी समुदाय के बच्चों को एक नई दिशा देने, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो ये माध्यम बना है, आज उसका साक्षी महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में ये गांव और ये जनपद बन रहा है। जब इस वनवासी समागम के माध्यम से उन्हें एक नया विद्यालय भवन और नया छात्रावास प्राप्त हो रहा है। हम लोग अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जो पूजन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए थे, कुछ वनवासी बच्चे वहां पर एकत्र थे। वहां पर एक बालिका भी आई थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ते? उसने कहा मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है। तो मैंने कहा आगे की पढ़ाई का नहीं, छोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों छोड़ा है? उसने कहा कि मैं आगे के प्रवेश के लिए गई लेकिन प्रवेश नहीं हो पाया। मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहां के सेवा समर्पण संस्थान के साथ बातचीत करके उस बालिका का प्रवेश यहां संभव होगा तो यहां, काशी में संभव होगा तो काशी में, लखनऊ में, जहां भी हो सकता है, इसके बारे में शासन हर प्रकार का सहयोग, उन बच्चों को सभी को ढूंढ करके निकालिए और उनका प्रवेश कराइए। उनके रहने की, खाने की, स्कॉलरशिप की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार की व्यवस्थाएं हैं और उन्हें हमें इसका लाभ देना होगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बालक हो या बालिका, अंततः ये समाज की आधार बनती है, आधारशिला बनती है। और ये अभिनव कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, सरदेव रज्जू भैया के आशीर्वाद से, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो हमारे सहकारवा हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम यहां पर आज से लगभग 21 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी पिछले 21 वर्षों से इस कार्य और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये माननीय सांसद थे तो माननीय सांसद के रूप में भी उन्होंने यहां पर जो पहला भवन बना था उसमें पहला कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया था तो आज के हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया था। और आज उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, आज वो कंट्रीब्यूशन का परिणाम है। एक बीज जो 21 वर्ष पहले उन्होंने रोपा था, आज यहां पर एक भव्य जो है भवन बन करके, एक वृक्ष बन करके, एक भव्य बाग बन करके, इन भव्य भवनों के माध्यम से इन बच्चों को राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके आगे का कार्य कर रहा है। यह अभिनव कार्यक्रम है, अभिनव एक बहुत अभिनंदनीय कार्यक्रम है। मैं इसके लिए सेवा समर्पण संस्थान वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। सीएसआर से सहयोग करने वाले कोल इंडिया लिमिटेड को और एनटीपीसी के अपने पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वनवासी कल्याण के लिए, इन बच्चों के लिए इस नवनिर्मित छात्रावास को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मुझे लोग बता रहे थे कि कोई शूटिंग रेंज यहां पर नहीं है, उनके पास कोच नहीं है। राज्य सरकार इसकी सुविधा आपको उपलब्ध कराएगी। यहां के जिलाधिकारी से मैं कहूंगा कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव वे राज्य सरकार के पास अविलंब भेजें, जिससे शूटिंग रेंज के साथ साथ यहां की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। एक बार इस पूरे अभियान के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रति हृदय से बधाई देते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का,
प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। इतने प्रेरक, उत्साहवर्धक आशीर्वचन के लिए सेवा कुंज परिवार की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में अब हमारा विनम्र आग्रह है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय राज्यपाल जी। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्री रामचंद्र खराड़ी जी, सेवा कुंज के मुख्य श्री कृष्ण गोपाल जी, आयोजन सचिव श्री आनंद जी, संयोजक श्री विमान कुमार जी, भारी संख्या में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चे और युवा मित्रों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरती सोनभद्र स्थित सेवा कुंज आश्रम चपकी में देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी का स्वागत व अभिनंदन करती हूं, जिनके कर कमलों से आज यह वनवासियों को शिक्षित करने तथा उनके उत्थान की दिशा में प्रयासरत सेवा कुंज आश्रम, अखिल भारतीय कल्याण आश्रम तथा सेवा समर्पण संस्थान के नवनिर्मित विद्यालय एवं छात्रालय का लोकार्पण किया है। यह गर्व की बात है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र से पुराना लगाव रहा। जब आप देश के राष्ट्रपति नहीं थे तब आप अवसर आदिवासी बच्चों के बीच रहा करते थे। आप 2001 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में कारीडार आए थे और अपनी निधि से छात्रावास भवन के निर्माण के लिए धन दिया था। आपका यह लगाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां 14 विभिन्न प्रकार की आदिवासी आबादी बसती है। यहाँ की भूमि पथरीली होने के कारण भूमि का उत्पादन, कृषि का उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती है और परिवार चलाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी देश और समाज बिना शिक्षा प्रगति नहीं कर सकता है। प्रगति के द्वार शिक्षा रूपी चाबी से ही खुलता है। हमारे संविधान में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का अपने आप में पृथक अस्तित्व नहीं है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जब तक राष्ट्रहित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखने की भावना नहीं होगी,
तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सेवा कुंज आश्रम अखिल भारतीय कल्याण आश्रम तथा सेवा समर्पण संस्थान इस क्षेत्र के निवासियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। ये संस्थान विद्यादान के माध्यम से यहाँ के लोगों के जीवन को संवारने में महती भूमिका निभा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं देकर आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मान्यता देकर स्वाभिमान विकसित करना, भाईचारे का संदेश फैलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना इस आश्रम का विजन है। आज इस आश्रम से इंजीनियर्स, शिक्षक, सेना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का निर्माण हो रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सेवा कुंज आश्रम के सहयोग से यहाँ का आदिवासी समाज अपनी लोक कला, कर्मा नृत्य, सहेला नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ पहुंचा रहे हैं बल्कि इसकी प्राचीनता से लोगों को रूबरू भी करा रहे हैं। आदिवासी समाज आज भी कर्मदेव की पूजा करते हैं। आदिवासियों का जीवन सदा से कलात्मक रहा है जो वर्तमान में लुप्त हो रहा है। खुशी है कि सेवा कुंज आश्रम द्वारा वनवासियों और आदिवासियों की परंपरागत धरोहरों को बचाने के साथ उनके रहन सहन, खान पान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में सेवा कुंज आश्रम में जिले के संपूर्ण विकास खंड से जनजातीय वर्ग के बच्चे छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए मैं आश्रम से जुड़े सभी महानुभावों को साधुवाद देती हूँ। शिक्षा हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, परंतु आप कल्पना करें कि हम सभी केवल अपने अधिकारों तक ही सीमित रहें और अपने कर्तव्य का अनुपालन न करें तो हमारे समाज का स्वरूप कैसा होगा। एक स्वस्थ नागरिक समाज व ज्ञान समाज की रचना के लिए अधिकार व कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। हमारा जीवन, हमारी शिक्षा, हमारा कार्य, सब कुछ इस पैमाने पर नहीं आंका जाएगा कि इसने हमें कितना कुछ दिया है। मूल्यांकन इस बात से होगा कि हमने लोगों को, समाज को, देश को कितना कुछ दिया। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने दायित्व का अभ्यास करें और स्वयं को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करें। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इस नवनिर्मित विद्यालय और छात्रावास से हमारे वनवासी और आदिवासी परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में और सुविधा हो जाएगी। मैं चाहूँगी हमारी बहनें हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अंत में मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हम सभी के बीच निकाले और यहाँ आकर सभी का मान बढ़ाए। जय हिंद। आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। अब समय आ गया है जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, उनसे आशीर्वाद का आग्रह करें। तो आप सबकी तरफ से मैं हमारे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक भारत के राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करता हूं कि इस विशाल वनवासी समागम को अपना आशीर्वचन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी। वनवासी समागम व नवनिर्मित
भवनों के लोकार्पण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा सांसद श्री राम सकल जी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्री रामचंद्र खराड़ी जी, सेवा समर्पण संस्थान व सेवा कुंजाश्रम के पदाधिकारीगण तथा इस समागम के आयोजकगण, देवियों और सज्जनों, सबन भाई बहनी को जुहार। माई विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी की आशीर्वाद लेवे के खातिर और अपने वनवासी समाज के भाई बहनी से मिले हम ई सोनांचल में आज आयल है। मैं पिछले वर्ष ही आप सबके बीच में आना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल प्रारंभ हुआ और हमारी यात्रा स्थगित हो गई। मां विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद से आज आप सबके बीच आने की मेरी इच्छा पूरी हुई है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि मैं इस सेवा कुंज आश्रम में लगभग 20 वर्ष पहले आया था। आज पुनः आया, इस बीच में भी आया, लेकिन आज आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह ये प्रकट करता है कि ये सेवा कुंज आश्रम में जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं वो सभी वनवासी समाज, हमारे बहनों और भाइयों के भलाई के लिए, उनके बच्चों के भलाई के लिए, और ये उत्साह इसीलिए दिख रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए हैं, ये स्थान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस स्थान से जुड़े हुए हैं 4 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इन आज जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे हैं, कोविड महामारी के बीच, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाई बहनों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण और भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध सोनभद्र की धरती पर आप सभी का यह समागम अत्यंत महत्वपूर्ण। आज मुझे भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए। उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए असाधारण प्रयास किए। वन योगी बाला साहब देशपांडे जी ऐसे ही एक समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी, और लगभग 40 वर्ष पहले देशपांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान सेवा कुंज आश्रम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सेवा समर्पण संस्थान के प्रकल्पों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा। सन 1998 में यहाँ विद्यालय की स्थापना के लिए एक जमीन ली गई थी। उस अवसर पर मैं यहाँ आया था। उसके बाद से मेरा संपर्क निरंतर बना था। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस
सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। बेटे और बेटियां आती हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यदि उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद वो प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा, और वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर है। मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की, परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़ कर के निकलेंगे, वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसलिए उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है, बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज मुझे खुशी है कि इन सब कल्याणकारी प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं उनको वो सकुशल, और ऐसा लगता है कि एक सोनभद्र के जनपद में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र की एक लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, जनजाति एवं वनवासी समुदाय के भाई बहनों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक सप्ताह पहले 7 मार्च को मुझे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित एक राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और आज इस समागम में शामिल हो रहा। उस समारोह में मुझे बुंदेलखंड व गोंडवाना की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती के संग्रामपुर स्थित किले के विकास व जीर्णोद्धार का शुभारंभ करने का अवसर मिला। जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े ऐसे स्थान हम सब के लिए तीर्थ स्थल की तरह पवित्र होते। संयोग से हमारी राज्यपाल महोदया, जिन्हें भी मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार मिला हुआ है, वो भी दमोह में उस जनजातीय सम्मेलन की उन्होंने शोभा बढ़ाई थी। आज हम सबके बीच में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का ये क्षेत्र जनजाति एवं वनवासी समाज की विविधता तथा बहुलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। आज यहाँ आयोजित पूजा में वनवासी समाज की विविधता में एकता और भूमि तथा प्रकृति को देवत्व प्रदान करने की भावना देखने को मिली। जो सुंदर नृत्य आज हम सब लोगों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी संख्या, लगभग 100 कलाकार थे, जो कि एक सामूहिकता पर आधारित जनजातीय संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करा रहे थे। मैं इस परंपरागत समूह नृत्य में भाग लेने वाले सभी कलाकारों व सहयोगियों को बधाई देता। लेकिन मेरी इच्छा है ये जो जनजातीय समुदाय से निकल करके उनकी परंपराओं से युक्त उनका जो कला है, उस कला का विकास होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार में इसके संबंध में 2 मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सब से यदि संपर्क करके
और मुझे लगता है इन कलाकारों को यदि हम प्रोत्साहित करें, इनको एक ऐसा मौका दें, उपलब्ध कराएं, ये न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर के भी जनजातीय कला का हम वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। इनको मौका मिलना चाहिए। उस मौके के लिए मैं आप सबसे मेरा सुझाव मैंने दिया है। आज आश्रम भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की तुलना में अनेक सुविधाएं विकसित की गई। एक छोटी सी शुरुआत से आगे बढ़ते हुए अपने सेवा संकल्प के बल पर आप सबने अब तक जो यात्रा संपन्न की है उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज इस सेवा कुंज संस्थान में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता। मुझे बताया गया कि यहाँ के विद्यालय एवं छात्रावास के भवनों का निर्माण केंद्र सरकार की विद्युत कंपनी एनटीपीसी द्वारा कराया गया। सामाजिक कल्याण के इस कार्य में योगदान के लिए मैं एनटीपीसी की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि नवनिर्मित भवनों और अन्य सुविधाओं से वनवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और बल मिलेगा। मुझे बताया गया है कि बच्चों के रहने और पढ़ने के अलावा कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। जब मैं एनटीपीसी का उन्होंने जो एक स्टॉल लगा रहा उसमें मैं गया था। एक वहाँ पर हमारी दो बहनें थी। बातचीत में मैंने उनको कहा ये जो जन आदिवासी समुदाय, जब मैंने प्रवेश किया उनके स्टॉल में तो उन्होंने सबसे पहले कहा राम राम। मैंने भी उस संबोधन का उत्तर दिया। तो मैंने उनको याद दिलाया कि ये जो राम की संकल्पना है, आपने देखा होगा प्रभु राम ने इतनी बड़ी यदि विजय पाई थी तो किसको आधार बनाकर यही थे, यही हमारे वनवासी थे, यही गिरिजन थे। इन्हीं लोगों को आगे लेकर के उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की थी। और इस प्रकार मैंने उनको ये कहा यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। ये बात मैंने कही थी और आज मैं फिर आपके बीच में भी दोहराना चाहता हूं कि इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, भौगोलिक दृष्टि से चाहे ये पिछड़ा भूभाग क्षेत्र हो अथवा ये वनवासी वर्ग समुदाय हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के इनके विकास में आगे हाथ मिलकर के बढ़ाना है। आज मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस आश्रम परिसर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनेक विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी पूर्व विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी शिक्षकों और सहयोगियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने वनवासी समुदाय के बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया है। पिछले 2 दशकों से वनवासी युवकों की इस पौध को तैयार करने में सक्रिय सेवा कुंज आश्रम की पूरी टीम की मैं सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में लगभग 250 वनवासी बच्चे इस आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देवी और सज्जनों, मेरा मानना है कि देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। इसीलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वनवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं।
मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वनवासी क्षेत्रों से सफलता की अनेक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। देश भर के हमारे आदिवासी बेटे बेटियां खेल कूद, कला और टेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे वनवासी भाइयों और बहनों, आप सब अपने पूर्वजों से प्राप्त सहज ज्ञान की परंपरा को जीवंत बनाए हुए और उसे निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि से लेकर शिल्प व कला क्षेत्र तक आप सबने प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बनाए रखा है वो सबको प्रभावित करने वाला है। मुझे विश्वास है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला ये क्षेत्र एक दिन आधुनिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आधुनिक विकास में आप सभी वनवासी भाई बहन भी भागीदारी करें, साथ ही आपकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान भी संरक्षित और मजबूत बनी रहे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि विलुप्त होती जा रही वनवासी लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास में सेवा समर्पण संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही वनवासी महापुरुषों की स्मृतियों, लोक भाषाओं और गीतों के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने का निर्णय लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस निर्णय को प्रभावी ढंग से अमल में लाया जाएगा, जिससे वन ग्रामों का तेजी से विकास हो और हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन और भी बेहतर बने। हम सबने अभी राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदया का संबोधन सुना। इन दोनों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास व कल्याणपरक प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। आज यहाँ मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि सनातन काल से चली आ रही हमारी संस्कृति के मूल तत्व हमारे जनजाति और वनवासी भाई बहनों के हाथों में सुरक्षित है। मैं सेवा समर्पण संस्थान के सदस्यों की कर्मनिष्ठा की सराहना करता हूं। मेरी शुभकामना है कि वनवासी समाज के समग्र विकास के लिए अपने प्रकल्पों में आप सब उत्तरोत्तर सफलताएं प्राप्त करते रहें। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी वनवासी भाई बहनों का जीवन प्रगति और परंपरा के समन्वय की मिसाल बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब सबसे विनम्र आग्रह है कि राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू करें।